ओके। सो कल हमने जो है वो लेक्चर के अंदर जो है वो हमने यही डिस्कस किया था कि भाई फर्टिलाइजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनका यूज क्यों किया जाता है, कौन कौन से टाइप्स हैं फर्टिलाइजर्स के, जिसमें अंदर हमने जो है वो नेचर के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया था सबसे पहले। जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स थे। फिर हमने उनकी भी जो है वो थोड़ी डिटेल पढ़ी थी कि भाई ऑर्गेनिक वो होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स के जो है वो वेस्ट मटेरियल्स हो या उनकी जो है वो बॉडी से वसूल हो रहे हो। इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो कि जनरली जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है, तो उससे जो है वो बनाए जाए, या उनको हम सिंथेटिक भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक भी कहते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी कहा जाता है। देन हमने ये डिस्कस किया था कि भाई टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट परसेंटेज कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होता है, कंपाउंड फर्टिलाइजर क्या होता है, कंप्लीट फर्टिलाइजर क्या होता है। देन हमने जो है वो जितने भी मेजर मेजर न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें हमारा नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, पोटेशियम आ गया, उनके जो अवेलेबल फर्टिलाइजर्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनको पढ़ा था। उनके अंदर कितने कितने न्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन है या कंटेंट था वो हमने डिस्कस किया था। वो कैसे बनाए जाते हैं वो भी हमने कल पढ़ लिया था। कौन सा फर्टिलाइजर किस टाइप ऑफ सॉइल या किस टाइप ऑफ क्रॉप के लिए जो है वो इजी रहता है, ये सब जो है वो हमने कल जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज जो हम जहाँ से शुरू करेंगे वो है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके कौन कौन से फर्टिलाइजर्स जो हैं वो मौजूद है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही अहमियत के हामिल हैं जितना जो है वो हमारा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन इनकी जो रेट ऑफ एप्लीकेशन है वो उनसे बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको 1 किलो, 3 किलो, 5 किलो, या जो है वो ज्यादा से ज्यादा 10 किलो की पैकिंग में मिलेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि इनकी रेट ऑफ एप्लीकेशन कम है तो हमें इसके 50-50 किलो के बैग या 25 किलो के बैग्स नहीं चाहिए। ये आमतौर पर 5 किलो या ज्यादा से ज्यादा 10 किलो पर हेक्टर के हिसाब से जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। तो इसी वजह से इनकी जो पैकिंग होती है वो छोटी होती है, और जितना इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी फार्मर के हिसाब से, उसी हिसाब से जो है वो इनको पहले तो प्रोड्यूस किया जाता है, फिर इनको जो है वो मार्केट किया जाता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक के फर्टिलाइजर्स की। जिंक का जो फर्टिलाइजर है उसका जो केमिकल फार्मूला है वो है जिंक सल्फेट। ठीक है। हम जो आमतौर पर जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका नाम, प्रोडक्ट का नाम कोई भी हो सकता है। जैसे ये जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका नाम जैंग्रो है। ठीक है। और ये एंग्रो की तरफ से जो है वो मार्केट किया जाता है। इसकी पैकिंग ऊपर लिखी हुई है 3 किलोग्राम। ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजर का मटेरियल है इसका भी तो कोई फार्मूला होगा ना। जैसे हमने कल डीएपी और एमएपी पढ़ा था। डीएपी था डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है। होता आप तो उसको डीएपी कहते हैं, तो उस कंपाउंड का भी तो कोई नाम होगा। तो जिंक के लिए जो हम फर्टिलाइजर का कंपाउंड यूज करते हैं वो जो कंपाउंड है वो होता है जिंक सल्फेट। बेसिकली जो फर्टिलाइजर आपके हाथ में जो जिंक का आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो बेसिकली जिंक सल्फेट होता है। पूरी दुनिया के अंदर जिंक सल्फेट जो है इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जिंक का जो है वो जो कॉमन फर्टिलाइजर है वो जिंक सल्फेट ही है। ठीक है। लेकिन अगर आप दुनिया में देखेंगे तो वहां पर जिंक ऑक्साइड भी यूज होता है। ठीक है। उसके अलावा जिंक जो है वो दूसरे भी उसके फॉर्म्स हैं, वो भी जो है वो दुनिया के अंदर यूज होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके दो टाइप्स है। या तो आप जिंक सल्फेट के तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको चिलेटेड फर्टिलाइजर जो है वो यूज करना पड़ेगा, जो कि आगे हमारा जो है वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। तो जिंक सल्फेट को अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है, और इसके दो वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है। अब वेरिएंट्स हमने क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो इसका वेरिएंट है वो है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है। ये जिंक सल्फेट का फार्मूला है। जिंक प्लस सल्फेट आयन जब मिलेंगे तो बनेगा जिंक सल्फेट, और इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ठीक है। तो इसको हम इसीलिए कहते हैं जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट। अब जो कॉमनली जो 33% वाले जिंक हैं, जिन भी जिंक फर्टिलाइजर्स के अंदर 33% जिंक होता है, इसका मतलब ये है कि ये जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट है, और इसके अंदर 33% आपको जो है वो जिंक अवेलेबल होता है। ठीक है। इसका दूसरा वेरिएंट है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यानी कि जिसके अंदर 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हो। क्योंकि इसके अंदर 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं तो इसके अंदर जो जिंक की परसेंटेज है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो
इसके अंदर जो जिंक की अवेलेबल कंसंट्रेशन होती है वो होती है 23%। अब है ये दोनों जिंक सल्फेट, लेकिन इनके अंदर वाटर की क्वांटिटी कितनी जो है वो ऐड की गई है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जिंक फर्टिलाइजर, तो वो डिपेंड करता है, या वो अल्टीमेटली कंट्रोल करता है या गवर्न करता है कि आपको इस फर्टिलाइजर में से जिंक कितना मिलेगा। तो याद रखें, मार्केट के अंदर दोनों टाइप के फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं। एंग्रो का जो आमतौर पर यूज होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई इसका नाम जेंग्रो है, उसके अंदर जो है वो 33% जिंक होती है। इसका मतलब ये है कि एंग्रो वाला जो जिंक सल्फेट है वो मोनोहाइड्रेट वाला है। उसके अलावा एफएफसी वालों का भी जो है वो यूज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके अंदर 27% जिंक है। वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। वो फिर उसमें क्या करते हैं कि वो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो 6 से जो है वो कम जो है वो ऐड कर रहे होंगे, तो इसी वजह से उसके अंदर 27% आता है। अगर 33% है एक्यूरेटली, तो आप क्लियरली जो है वो इसको जो है वो अपने माइंड में रखें कि भाई ये जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट है, ठीक है। तो एक जब वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा तो जिंक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जब साथ अटैच हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपको जो है वो समझना पड़ेगा। आयरन का जो दूसरा सोर्स है, सॉरी, जिंक का जो दूसरा सोर्स है जिसके तरीके से हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो होता है चिलेटेड जिंक। अब ये तस्वीरें कोई ढकी छुपी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं हमारे पास जो इन प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो है वो जॉब करते हैं, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि दूसरी जो फॉर्म है जिंक अप्लाई करने की वो है चिलेटेड जिंक, ठीक है। चिलेटेड फर्टिलाइजर्स जो है वो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उन्होंने जो है वो आते के साथ ही एक धूम सी मचा दी है, क्योंकि चिलेटेड फर्टिलाइजर्स का बहुत जो है वो अहम रोल है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने में। क्या होते हैं चिलेटेड फर्टिलाइजर्स? चिलेटेड फर्टिलाइजर्स को बनाने के पीछे जो लॉजिक थी वो यही थी कि भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। उनकी अवेलेबिलिटी कितनी प्लांट्स को होती है उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, और उसके अलावा बोरॉन है, ठीक है। बोरॉन के तो अभी तक चिलेटेड नहीं आए, लेकिन जिंक एंड आयरन की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो ये जिस फॉर्म में आने चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट। जब हमने न्यूट्रिएंट अपटेक फॉर्म्स की बात की थी तो वहां पर हमने ये देखा था कि भाई प्लांट जो है वो जिंक आयन की फॉर्म में जो है वो न्यूट्रिएंट अपटेक करता है। तो आप अप्लाई तो देखें जिंक सल्फेट फॉर्म में करते हैं, तो ये जैसे ही सॉइल में जाएगा इसके रिएक्शंस होंगे, और इसमें से क्या होगा, ये जो जिंक है ये अलग हो जाएगा। जब एक जिंक और अपने दूसरे जिंक से मिलेगा तो ये बन जाएगा डाइवेलेंट जो है वो जिंक कैटाइन। जब जिंक कैटाइन की फॉर्म में जब जिंक आ जाता है तो ये प्लांट अपटेक कर लेता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रहता। ये बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं सॉइल के अंदर, आपकी जो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है, आपके कोलाइड्स कौन कौन से वहां पर मौजूद हैं, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कौन कौन सा है, आपकी सॉइल की पीएच क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। ये एक बहुत डिटेल्ड जो है वो टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना यहाँ पर जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई जो फर्टिलाइजर के अंदर से फॉर्म अवेलेबल होती है प्लांट को, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। इसीलिए फिर क्या हो जाते हैं, वो ऐसे जो है वो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो प्लांट की अवेलेबिलिटी के किसी काम के नहीं होते। अब हम क्या कह रहे होते हैं, जो जैसे कल क्वेश्चन आया था कि सर कभी कभार न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के बाद भी उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स फिर भी नजर आ रहे होते हैं। सो यही मैंने वहां पर रीजन बताया था कि हो सकता है कि आपने जो न्यूट्रिएंट अप्लाई किया है वो किसी ऐसी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया है जो कि प्लांट को अवेलेबल नहीं हो रही। तो क्योंकि ये रेडिली जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर साइंसदानों ने क्या किया कि चिलेटेड फर्टिलाइजर्स बना दिए। चिलेटेड फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, आपके न्यूट्रिएंट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर एक कवर सा बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका न्यूट्रिएंट ज्यादा देर तक प्लांट के लिए अवेलेबल रहता है विद इन द सॉइल, ठीक है। जनरली बहुत स्पीड अप रिएक्शंस होते हैं, 1 या 2 दिन के बाद जो भी फर्टिलाइजर के अंदर न्यूट्रिएंट होता है वो आराम आराम से प्लांट को मिलना शुरू होता है। अगर उस वक्त प्लांट की नीड ही नहीं है तो क्या होगा, वो क्या उधर ही स्टॉप हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। कन्वेंशनल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो स्लो रिलीज हो या होल्ड कर लें अपने आप को। चिलेटेड में क्या होता है कि पहले उसका चिलेटिंग एजेंट जो है पहले वो सॉल्युबलाइज होगा, उसके बाद जाके आपकी जो मेजर न्यूट्रिएंट कैटाइन है जो उसके अंदर मौजूद है वो फिर प्लांट को अवेलेबल होती है। तो इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट रिटेंशन टाइम है आपका सॉइल के अंदर, या वो टाइम जितनी देर आपकी सॉइल
एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को प्लांट अवेलेबल फॉर्म में होल्ड कर सकती है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये चिलेटेड फर्टिलाइजर्स जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं। अब चिलेटेड फर्टिलाइजर्स में क्या करते हैं, हम जो न्यूट्रिएंट की आइन है उसको हम एक कवरिंग के साथ चिलेट कर लेते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको इसकी पूरी जो है वो बता रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। ठीक है, चिलेटेड फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि आपके मुनाफे को बढ़ाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन से जो आपको हासिल होती है, और ये हेल्प करते हैं कि क्रॉप्स को बेहतर तरीके से ग्रो किया जाए। अब ये पॉइंट थोड़ा समझना है। देखें, आमतौर पर हम ये कह रहे होते हैं कि भाई जिंक आप अप्लाई करो, आपने जिंक परचेज किया, पैसे लगाए उसके ऊपर और आपने अप्लाई कर दिया। अगर आपकी सॉइल्स की पीएच हाई है तो वहां पर क्या होगा कि ये जिंक बहुत तगड़ा जो है वो, सॉरी, बहुत तेजी से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी ऐसी फॉर्म में जो कि आपके प्लांट के लिए अवेलेबल ना होगी। अब इससे दो नुकसान होंगे। एक नुकसान तो जो आपने पैसा लगाया जिंक फर्टिलाइजर के ऊपर वो भी आपका डूब गया। आपने तो दिया लेकिन पौधे को नहीं मिला, तो पौधा तो बीमार बीमार सा रहेगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि उस न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से आपकी यील्ड्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो चिलेटेड फर्टिलाइजर्स इन दोनों चीजों को ओवरटेक कर लेते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी को बढ़ा देते हैं, एसेसिबिलिटी बाय द प्लांट्स को बढ़ाते हैं, अवेलेबिलिटी टू द प्लांट्स को बढ़ाते हैं। इसीलिए इनके साथ अगर फर्टिलाइज किया जाए किसी भी पौधे को तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी बेहतर होती है एज कम्पेयर कॉमन और कन्वेंशनल फर्टिलाइजर, और आपका जो यील्ड है वो भी बेहतर आता है, और जब यील्ड बेहतर आता है तो आपको मुनाफा ज्यादा ही मिलेगा। एक बात यहाँ एज कम्पेयर टू कॉमन जो फर्टिलाइजर है जिंक सल्फेट या कोई और है उससे बहुत कम होती है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये कैंजो की एक प्रोडक्ट है, कैंजो सिलेक्ट के नाम से आती है। ठीक है, इसके अंदर 5% आयरन है, ओ सॉरी जिंक है। जबकि हमने पीछे पढ़ा है या तो 33% वाला जिंक है या फिर 23% वाला जिंक है। तो ये इसमें न्यूट्रिएंट की परसेंटेज भी कम है, फिर भी ये पैदावार बढ़ाती है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो भी फर्टिलाइजर आप अप्लाई करते हैं वो एनवायरमेंटल लॉसेस हो जाती हैं, उसके उसकी लीचिंग हो जाती है या फिर उसकी फिक्सेशन हो जाती है। यानी कि उसमें से बहुत थोड़ा अमाउंट जो है वो आपको मिलता है। हम जब भी फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन करते हैं तो उसमें ये सारे पैरामीटर मद्देनजर रख के करते हैं कि भाई एनवायरनमेंट में इतना उड़ जाएगा, नीचे जमीन में इतना जाएगा, फिक्सेशन उसकी इतनी होगी, उसके बाद इतना जो है वो प्लांट को मिलेगा। अब वो जो इतना प्लांट को मिलेगा ना, उसकी पूरी कैलकुलेशन करके जो है वो साइंटिस्ट ये बताता है कि भाई आप अगर चिलेटेड अप्लाई कर रहे हैं तो इतना अप्लाई करें, अगर आप कन्वेंशनल या लोकल जिंक सल्फेट अप्लाई कर रहे हैं तो इतना अप्लाई करें। मैं इस बात से एग्री करूंगा कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ये, क्योंकि जो इसके अंदर होता है वो टोटली प्लांट को मिलता है और बहुत स्लो स्लो मिलता है, तो इससे क्या होता है कि इनका रिटेंशन टाइम इन सॉइल बहुत ज्यादा होता है। अगर एक कॉमन फर्टिलाइजर 5 से 10 दिन के अंदर जो है वो खत्म हो जाए आपकी सॉइल से, या उसके पूरे रिएक्शन हो जाए, उसकी जगह पर आपका जो चिलेटेड फर्टिलाइजर है वो 25 से 30 दिन तक आपकी सॉइल के अंदर रहेगा, और आराम आराम से, जैसे बच्चे को आराम आराम से फीड किया जाता है, एकदम से उसको कोई भी चीज नहीं खिलाई जाती, इसी तरीके से ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं, चिलेटेड फर्टिलाइजर्स, तो इसी वजह से जो है वो इसको किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखें, इनकी कीमत उनसे दुगनी और तिगनी है। ठीक है, चिलेटेड फर्टिलाइजर्स आमतौर पर यूज किए जाने वाले फर्टिलाइजर से बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए आमतौर पर लोग जो है वो इनकी तरफ नहीं जाना चाहते। दूसरा डर सा है लोगों के अंदर, लोग अरसा दराज से जो कॉमन फर्टिलाइजर यूज करते हुए आ रहे हैं आज तक उसी फर्टिलाइजर और उन्हीं प्रैक्टिसेस के साथ जो है वो स्टक रहते हैं, इसी वजह से जो है वो अभी तक इनका इस्तेमाल इतना मार्केट में जो है वो फेमिलियर नहीं है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये चिलेटेड फर्टिलाइजर्स की आपको स्कीम दी गई है इन टर्म्स ऑफ जिंक। ठीक है, अब चिलेटेड फर्टिलाइजर में क्या किया जाता है कि जो न्यूट्रिएंट का आयन है, जैसे ये है जिंक के ऊपर दो देखें +2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रिएंट का आयन है। इसको इनसर्किल किया जाता है या इसके ऊपर एक कोटिंग सी दी जाती है, जैसे ये एक कोटिंग है। अब जो चीज आपके न्यूट्रिएंट के आयन को जो है वो
कोट करती है या उसको एक प्रोटेक्शन कवर दिया देती है, उसको हम कहते हैं चिलेट या फिर लिगैंड। ठीक है। तो अब ये देखें, जिंक अनप्रोटेक्टेड है, हमने क्या कर दिया, इसको चिलेट कर दिया, यानी कि इसके ऊपर एक कोटिंग सी दे दी, किसी भी चीज की दे सकते हैं। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अब देखें इसके ऊपर चार जो है वो माइनस चार्जेस है। ठीक है। तो अब ये क्या, जब इसके ऊपर जो है ये आपका जो कवरिंग है या प्रोटेक्टेड चिलेट है, जब इसको अपने अंदर बिठा लेगा तो दो जो आयंस थे वो तो इसके साथ हो गए सेटिस्फाई। ठीक है, प्लस माइनस अब खत्म हो गए, लेकिन इसके ऊपर अभी भी जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो अभी भी बाकी हैं। अब जब ये इसके साथ आ गया, आपका जो लेगेंड है वो जब इसके ऊपर इसकी कोटिंग आ गई, तो अब ये देखें क्या हो रहा है कि ये जो P2O2 एक आयन है जो कि आपके जिंक को फिक्स कर लेती है, अगर ये नहीं होता तो ये डायरेक्ट जो है वो इसके साथ जो है वो एक बॉन्ड बना लेती और ये कभी भी आपके प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता। तो चिलेशन से क्या होता है, क्योंकि ये जो है वो 3 माइनस वाली है और ये भी माइनस वाली है, तो ये सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो ये इसकी वजह से ये क्या होगा, ये भाग जाएगा। अब ये भाग जब जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपको फिक्सेशन से बचाता है। दूसरी बात एक याद रखें कि ये जो चिल्लेटिंग एजेंट है ये हमेशा इस जिंक के साथ नहीं रहेगा, इसका एक टाइम होता है, 5 दिन में खत्म हो जाए, 10 दिन में खत्म हो जाए। लेकिन जब तक ये इसके साथ रहता है, इसकी अवेलेबिलिटी और इसकी फिक्सेशन, सॉरी, अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है और इसकी फिक्सेशन को रिड्यूस करता है। तो याद रखें, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या वो चीज जो किसी भी न्यूट्रेंट आयन को चिलेट करने के लिए यूज किया जाए उसको हम कहते हैं लाइगेंड या फिर चिलेटर। अब ये जब तक चिलेटर इसके साथ है ये प्लांट को भी अवेलेबल नहीं होगा, ये याद रखें। ये जब तक चिलेटर इसके साथ है ये जिंक फ्री आयन के तौर पर काम ही नहीं करेगा। यहाँ पर देखें ये फ्री है, लेकिन यहाँ पर अब ये पहले तो इससे अपनी जान छुड़ाए, लेकिन ये इससे जब तक जान नहीं छुड़ाएगा जब तक इसका जो रेजिडुअल टाइम है या जो इसको जिंदा रहने वाला टाइम है सॉइल के अंदर वो खत्म नहीं होता। तो इससे ये देखें क्या हो रहा है कि अगर ये चिलेट यहाँ पर नहीं होता तो ये P2O2 डायरेक्टली बॉन्ड बना लेता आपके जिंक के साथ, और ये जब बॉन्ड बना लेता तो ये फिक्स हो जाता और ये इतना आसान नहीं था कि फिर आप इसको जो है वो इसमें से बाहर निकाल पाते। सो ये मैकेनिज्म है, ये केमिस्ट्री है जो है वो चिलेटेड फर्टिलाइजर की। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब चिलेटेड फर्टिलाइजर की नीड क्या है, कहाँ से आके फंस गए, अच्छा खासा जिंक सल्फेट पढ़ रहे थे, आप भी कहेंगे सर पता नहीं कहाँ चले जाते। तो बेटा, जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं आई विल डिस्कस दोज इन एनी पैटर्न। ये देखें, एक नई चीज है कि भाई चिलेटेड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, कम से कम आपको पता तो हो कि क्या होते हैं। चिलेटेड का मतलब है चिलेशन हुई पड़ी है, भाई कैसे चिलेशन की जाती है, क्यों की जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखें, चिलेटेड फर्टिलाइजर्स की नीड हमें इसीलिए पड़ती है कि भाई जो ट्रेडिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स हैं वो या तो रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। जब भी कोई ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा या उनके प्रिसिपिटेट्स बन जाएंगे किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट के, आपके प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा। जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में कभी भी नहीं उठाएगा, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में प्लांट कभी भी नहीं उठाएगा। तो इनकी ये जो ऑक्सीडेशन का अमल है या प्रिसिपिटेशन का अमल है, इनको खत्म करने के लिए या इनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी चिलेशन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं और चिलेटेड फर्टिलाइजर्स को लेकर आते हैं। चिलेशन कीप्स माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रॉम अनडिजायरेबल रिएक्शंस इन सॉल्यूशन एंड सॉइल। चिलेशन की वजह से क्या हो जाता है कि जो अनडिजायरेबल रिएक्शंस है, यानी कि वो रिएक्शंस जो हम नहीं चाहते, हम फर्टिलाइजर इसीलिए अप्लाई नहीं करते कि वो अंदर जाके फिक्स हो जाए या उसकी कोई ऐसी फॉर्म बन जाए जो कि हमारे लिए, जो हमारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल ही ना हो। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जिंक अंदर जाए और जिंक आयन में कन्वर्ट हो और 100% जो जिंक हमने डाला है या आयरन हमने डाला है वो हमारे प्लांट को मिले। लेकिन ऐसा आम रवाजी फर्टिलाइजर्स या ट्रेडिशनल माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स के अंदर नहीं होता। तो फिर हम इसको, जो इनकी ऑक्सीडेशन का अमल है या प्रिसिपिटेशन का अमल है या इनका अनडिजायरेबल रिएक्शंस करने का अमल है या फिक्सेशन का अमल है, इसको खत्म करने के लिए फिर क्या करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट केटाइंस की चिलेशन कर लेते हैं। बहुत सारे केमिकल्स इसमें यूज होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से यूज होते हैं। चिलेटेड फर्टिलाइजर्स क्या करता है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड जिंक को बढ़ाता है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक आयरन और जिंक के ही जो है वो चिलेटेड फर्टिलाइजर्स आए हैं, लेकिन दूसरे ममालिक में जो है वो कॉपर और मैंगनीज के भी हैं।
तो जब इनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी क्रॉप्स के लिए, या बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जिंदा चीजों को मुयसर हो, यहाँ पर जब हम फर्टिलाइजर की बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स के लिए कितना अवेलेबल है। जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, प्लांट नहीं उठा रहा, तो ये बायो अवेलेबिलिटी नहीं हो। हम तब तक ये कहते हैं कि भाई जमीन है या ज्यादा मिलती है, तो फिर इससे क्या होता है, वो जो है वो प्रॉफिटेबल जो है वो हो जाता है। फर्टिलाइजर है, उसका नाम है आयरन सल्फेट। ठीक।